नमस्कार दोस्तों। आज हम नेट जेआरएफ की इकाई जो 10वीं इकाई है उसकी में रामवृक्ष बेनीपुरी का एक रेखा चित्र संग्रह जोड़ा है। माटी की मूर्ति, उस माटी की मूर्ति में 12 रेखा चित्र संकलित किए गए हैं। उन 12 रेखा चित्रों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक होगा माटी की मूर्ति। ये देखिए, माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी। देखिए, माटी की मूर्ति में 12 रेखा चित्रों का संग्रह है। व्यक्ति की अपनी मिट्टी के प्रति जो आसक्ति होती है, जो लगाव होता है, जो जुड़ाव होता है, वो बचपन से लेकर के अंत तक बना रहता है। तो व्यक्ति की अपनी मिट्टी के प्रति आसक्ति रहती है। उसका उत्कृष्ट और बेजोड़ नमूना जो है वो अपने को माटी की मूर्ति रेखा चित्र में देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। अपने ग्राम्य संस्कृति के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए ही बेनीपुरी जी ने इस संग्रह की रचना की है। यानी ग्रामीण संस्कृति जो है अपने भारत देश की, उनके प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए ही इस संग्रह की रचना की गई है। बेनीपुरी जी सामान्य जन के जीवन, रहन सहन, आचार विचार और संस्कार, आकांक्षा आदि के विषय में पूर्ण जानकारी रखते हैं। बेनीपुरी जी जो हैं, जो सामान्य जो जनता होती है, ग्रामीण समाज की जो जनता होती है, ग्रामीण समाज के जीवन के रहन सहन है, आचार विचार, संस्कार और आकांक्षा आदि के विषय में पूर्ण जानकारी रखते हैं। साथ ही इसमें जीवन के रूप साथ ही इसके जीवन के रूप को निरंतर विकासशील रूप में देखते हैं और गत्यात्मक अंकन में भी पूर्ण समर्थन है। माटी की मूर्ति हिंदी कथा साहित्य को एक सच्ची ग्रामीण दृष्टि प्रदान करती है। माटी की मूर्ति जो रचना है वो हिंदी कथा साहित्य को एक सच्ची ग्रामीण दृष्टि प्रदान करती है और उसे भारतीय संस्कृति के विकासशील तत्वों को जोड़ने का भी प्रयास करती है। इसमें 12 रेखा चित्र हैं। इसमें रजिया नामक जो रेखा चित्र है वो बाद में जोड़ा गया था। पहले 11 रेखा चित्र थी, ये रजिया बाद में जोड़ा गया। तो सबसे पहले अपन रजिया का ही अध्ययन करेंगे। पहला रेखा चित्र अपना रजिया। रजिया एक निम्न वर्ग की बालिका चूड़ीहारिन की बेटी है। एक रजिया जो है वो निम्न वर्ग की एक बालिका है जो चूड़ीहारिन यानी चूड़ी बेचने वाली की बेटी है। बेनीपुरी जी के जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा चरित्र है, यानी बेनीपुरी जी के जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा चरित्र है जिसे उन्होंने बहुत ही बारीकी से बुना, बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। रजिया से एक ऐसा आत्मीय रिश्ता, रजिया के साथ बेनीपुरी जी का एक ऐसा भावनात्मक रिश्ता, एक आत्मीय रिश्ता जो न दोस्ती के दायरे में आता है, यानी उसे अपन दोस्ती के दायरे में भी नहीं बांध सकते, न ही उसे प्यार के दायरे में रख सकते हैं। बिल्कुल पवित्र और निश्चल रिश्ता जो उनके साथ उनके बाल्यकाल से अंत तक जुड़ा रहा था। रजिया के साथ जो बचपन से उनका जो रिश्ता जुड़ा था बेनीपुरी जी का, वो बाल्यावस्था से लेकर के अंत तक जुड़ा रहता है। इस प्रकार से ये रजिया रेखा चित्र है, बहुत ही अच्छा है पढ़ने में। बलदेव सिंह, बलदेव सिंह एक पहलवान युवक का मार्मिक रेखा चित्र है। एक युवक है पहलवान युवक, उसका मार्मिक रेखा चित्र है। बेनीपुरी जी के मामा के गांव यानी बेनीपुरी जी के ननिहाल का एक युवक है जिसके पिता बचपन में ही मर गए थे। यानी बलदेव सिंह के पिता वो बचपन में मर गए थे। तो बलदेव सिंह की माता उसे अपने मायके ले आई थी और लंबे समय के बाद में वह अपने गांव वापस आता है, पहलवानी करता है और दूसरों की मदद करता रहता है। तो इसी भावना के कारण लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है और उस बलदेव सिंह की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ये बलदेव सिंह का रेखा चित्र है। सरजू भैया बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। बेनीपुरी जी के घर से सटा हुआ एक घर और था, यानी पड़ोस में सरजू भैया नामक करके एक पात्र रहता था जो शरीर से बिल्कुल दुबला पतला था, यानी बिल्कुल दुबला पतला एक व्यक्ति था सरजू भैया। शाहिदी गांव में ऐसा कोई इंसान हो, यानी बिल्कुल दुबला पतला जिसको हवा का झोंका भी उड़ा के ले जाए, शाहिदी गांव में ऐसा कोई बंदा दूसरा था। अपने पिता की इकलौती संतान बेनीपुरी जी को अपना छोटा भाई मानता था। ये सरजू भैया अपने पिताजी की इकलौती संतान थी और बेनीपुरी जी को अपना छोटा भाई मानता था। सूदखोरी में सारा पैसा बर्बाद कर देता है और दूसरों की सेवा में खुद को भी नहीं देखता है, यानी सूदखोरी का धंधा करता है, इसमें सारा पैसा बर्बाद कर देता है वो और दूसरों की सेवा करने में खुद को भी नहीं देखता है। इस प्रकार का ये सरजू भैया रेखा चित्र है। मंगर, मंगर एक हलवा है, यानी किसान कह सकते हैं। वह अत्यंत मेहनती है, खेतों में खूब मेहनत करता है। उसके जैसा मेहनत कश हलवा पूरे गांव में
कोई भी नहीं है। काफ़ी मेहनत करता है सुबह से लेकर के शाम तक। वह गरीब है लेकिन स्वभाव का रूखा है, यानी उखड़ सुखड़ स्वभाव का है। कोई उससे बात करना चाहे तो वो मतलब गाली गलौज भी कर सकता है। स्वभाव का रूखा है लेकिन वो इंसान क्या है, ईमानदार आदमी है। मंगर एक हलवा है। पूछा जा सकता है कि बेनीपुरी जी के रेखा चित्रों में हलवा कौन है, तो मंगर है। ठीक है, अगला देखिए, रूपा की आजी बहुत ही शानदार है। रूपा की आजी अत्यंत मार्मिक रेखा चित्र है। पूरे गांव में अधिकांश में व्याप्त है। रूपा की माँ की मृत्यु के बाद में, यानी रूपा जो है उसकी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद में उसकी आजी ही उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, उसका पालन पोषण करती है। अब रूपा की आंजी की शादी हो जाती है। उसके विवाह के बाद में उसके सास ससुर की मृत्यु हो जाती है, यानी रूपा की आंजी की का विवाह होता है और बाद में उसके सास ससुर की मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण से क्या है कि धीरे धीरे रूपा की आंजी का ससुराल का परिवार है वो खत्म हो जाता है, जिस कारण सब रूपा की आंजी को क्या कहते हैं, डायन कह करके पुकारते हैं। ऐसा गांव में अंधविश्वास आज भी व्याप्त है अपने भारत देश में, कि किसी के आने से कोई अगर गलत काम हो जाता है तो अपन उसके सर मंड देते हैं, तो सब लोग उसे डायन कहते हैं कि इसने सारे घर को बर्बाद कर दिया, सारा घर खा गई है। इसी अंधविश्वास के चलते लोगों के द्वारा जो ताने मारे जाते हैं ना, मारे जाने से वो कुएं में कूद जाती है। अंत में वो परेशान हो जाती है। सब लोग, पूरा गांव जब उसे ऐसा ही कहता है, डायन डायन कहता है, तो इंसान मजबूर हो जाता है ऐसा कदम उठाने के लिए, और वह कुएं में कूद जाती है और खुद भी मर जाती है। ठीक है, देव। देव एक ऐसा रेखा चित्र है, बेनीपुरी जी के बचपन के एक साथी का रेखा चित्र है, जो कि निडर और बहादुर बालक है देव। इस रेखा चित्र की कथा 1930 और 32 के जो क्रांति की कथा थी उसको भी छू करके निकलती है, यानी गुजरती है। बेनीपुरी जी पटना में एक कैंप में जेल में आज़ादी की जंग में शामिल होने के लिए बंद हो गए थे। पटना में एक बार क्या हुआ कि कैंप था, उसमें जेल में बंदी थे, उसमें बेनीपुरी जी भी बंद थे। बहुत वर्षों के बाद में देव से उनकी मुलाकात जेल में हुई थी, यानी देव की बचपन से में मुलाकात जेल में हुई थी, और बहुत वर्षों के बाद में दोबारा मुलाकात होती है। और अब वह जान पाते हैं कि वह वही बचपन का साथी है जो कि अब एक दल का नेता बन करके उसका नेतृत्व कर रहा है। जो कि जेल में बचपन में जो मित्र उसको मिला था बेनीपुरी जी को, वह अब एक दल का नेता बन करके उसका नेतृत्व है वो कर रहा है। बाल गोविंद भगत बहुत ही अच्छा रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो जाति से तेली है, परंतु कर्म से वह ब्राह्मण से भी उच्चासीन है, यानी उच्च पद पर बैठाने लायक है। उम्र उनकी करीबन 60 वर्ष की है, और उनके एक बेटा और एक पत्नी भी है। बेटे की उम्र है वो, बेटे की जो मृत्यु है वो क्या है कि जवानी में ही हो जाती है, तो वो अपनी पुत्र वधू का विवाह है दूसरे के साथ करवा देते हैं। और कबीरदास जी को बहुत मानते हैं बाल गोविंद भगत, और संगीत के भी प्रेमी हैं, खूब संगीत गाते हैं। उनके बेटे की मृत्यु हो जाने पर वह विचलित नहीं होते हैं, यानी जब बेटे की मृत्यु होती है तो वो बिल्कुल भी डगमगाते नहीं हैं, और एक सच्चे अर्थों में एक साधु कहे जा सकते हैं। ये ऐसे बाल गोविंद भगत नाम करके इनका रेखा चित्र है। भौजी, ये इनकी भाभी का रेखा चित्र है। मतलब भौजी रेखा चित्र बेनीपुरी जी के स्वयं के घर की एक कथा है। उनके भैया की शादी के कटु अनुभव से लेकर के उनकी भाभी के साथ जो बीते हुए हंसी ठिठोली भरे दिन के साथ ही कुछ कड़वे और उन अनुभवों के बाद भी अपनेपन की गहरी असीमता और आत्मीयता इस रेखा चित्र में दिखाई गई है, कि भौजाई के साथ में यानी भाभी के साथ में जो हंसी ठिठोली के दिन भरे गुजरे थे, उनकी गहरी असीमता और आत्मीयता इसमें दर्शाई गई है। इसी प्रकार भाभी की मृत्यु के बाद में उनके भाभी के 2 बच्चे थे, उन बच्चों का लालन पालन है बेनीपुरी जी अपनी धर्म पत्नी से, यानी उनके धर्म की माँ बना करके उन अपनी पत्नी से ही उन बच्चों का पालन पोषण वो करवाते हैं। ये भौजी रेखा चित्र है। परमेश्वर, परमेश्वर बेनीपुरी जी गांव का ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको उनकी कोई गहरी निकटता तो नहीं थी परमेश्वर से, कोई यानी अच्छा रिश्ता नहीं था, कोई दोस्ती तो नहीं थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की बीमारी का समाचार सुन करके या खबर सुन करके वह रुक नहीं सके, यानी शहर में रुक नहीं सके और गांव पहुंच जाते हैं कि परमेश्वर बीमार कैसे हुआ। परमेश्वर में वैसे बहुत ऐब थे, यानी बहुत बुराइयां थी। तरह तरह के वो नशे किया करता था, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गहने बेचकर भी उसने नशा किया और सारे पैसे वो नशे में उड़ा दिए। परंतु वह किसी का गांव में बुरा नहीं करता था, यानी किसी का भी वो बुरा नहीं चाहता था, बस आदत थी तो वो नशा करने की थी। नशा स्पेशली शायद तक शराब भी होगा।
बेजू मामा, ये भी बहुत अच्छा रेखा चित्र है। बेजू मामा एक ऐसे व्यक्ति का रेखा चित्र है जिसमें बेनीपुरी जी की मुलाकात जेल में हुई थी, यानी बेजू मामा से मुलाकात है वो भी जेल में हुई। बेजू का हर कोई जेल में बेजू को हर कोई जेल में मामा कहता था। वह लगभग 30 साल से जेल में ही रह रहा था, यानी जेल में चोरी की सजा वो काट रहा था। जैसे ही 1-2 साल होती वह छूटता और चोरी के इल्ज़ाम में या चोरी की सज़ा में वापस जेल आ जाता था। अब की बार पहली बार उसने बैल चुराई थी, यानी वो अब की बार जेल में किस लिए आया था, बैल की चोरी करने के इल्ज़ाम में जेल आया था। और जेल के करीब करीब पेड़ पौधे हैं सब बेजू मामा के द्वारा ही लगाए गए थे, और जेल का प्रत्येक कैदी है वो बेजू को बेजू मामा कह करके संबोधित करता था, इसलिए वो बेजू मामा नाम से प्रसिद्ध हो गए। सुबह का रेखा चित्र बहुत ही अच्छा रेखा चित्र है मित्रों। सुबह का भी बेनीपुरी जी के बचपन से जुड़ा हुआ ऐसा चरित्र है जिसमें उन्होंने सुभान दादा कहकर संबोधित करते थे, यानी सुबह खां को सुभान दादा कहते थे। सुबह खां एक मिस्त्री थे, यानी मकान बनाने वाले थे। जब कभी बेनीपुरी जी के घरों की दीवारों की मरम्मत करनी होती थी तो सुबह खां को ही बुलाया जाता है, यानी क्योंकि वो मिस्त्री थे तो इनकी दीवारों की मरम्मत करनी होती घरों की तो सुबह खां को बुलाया जाता। सुबह खां की सफ़ेद दाढ़ी है, वो बेनीपुरी जी को बचपन में बहुत अच्छी लगती थी, यानी बहुत भाती थी, अच्छी लगती थी। जब देश के बंटवारे नहीं हुआ था उससे पहले सब एक दूसरे यानी हिंदू मुस्लिम मिलकर के रहते थे। मंदिर का निर्माण भी सुभान दादा के द्वारा किया गया था, और गांव में एक मस्जिद थी उसका निर्माण भी सुभान दादा के द्वारा ही किया गया था, यानी मस्जिद भी सुभान दादा के द्वारा बनवाई गई थी। जब गांव में सांप्रदायिक दंगे भड़के और मुसलमानों ने गाय काटने की बात कही तो सुभान दादा ने ऐसा नहीं करने दिया और मंदिर की सीढ़ियों पर वो बैठ गए। जब सांप्रदायिक दंगे छिड़के थे तो सुभान दादा ने मुसलमानों को गाय काटने वाला दुष्कर्म वो नहीं करने दिया और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहे। उधर बेनीपुरी के मामा हैं, उन्होंने हिंदुओं को रोका था, हिंदुओं को भड़कने नहीं दिया था, रोक लिया था। आगे देखो, यह कथन बहुत अच्छा है। मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, गाय की कुर्बानी न होने दूंगा, न होने दूंगा। यह कथन किसका है? सुभान खां का है। यह बहुत ही अच्छा रेखा चित्र है। बूदिया, ये भी इनके बचपन से जुड़ा हुआ रेखा चित्र है। बुधिया रेखा चित्र भी मन पर अपनी छाप छोड़ने वाला रेखा चित्र, बहुत अच्छा रेखा चित्र है। रेखा चित्र का प्रारंभ 8 साल की बुधिया की पीठिका यानी एक 8 साल की बच्ची है उससे होता है, जिससे उसके चमेली के बेल और फूल खाने से होता है, यानी चमेली के बेल और फूल खाने से बुधिया की और बेनीपुरी जी की मुलाकात होती है, पहली मुलाकात। दूसरी मुलाकात तब हुई जब वह जवान हो चुकी होती है, यानी अब उसने यौवनावस्था प्राप्त कर लिया, उसका शरीर गंठ चुका है। बेनीपुरी जी का मित्र था, वो बेनीपुरी जी को बताता है कि गांव का हर एक युवक का वो बुधिया का दीवाना हो गया है, वो जवान हो गई है। तीसरी मुलाकात बेनीपुरी जी की बुधिया से तब हुई जब बहुत कुछ बदल चुका था। बेनीपुरी जी के खेत में गेहूं की कटनी हो रही थी, यानी गेहूं काटे जा रहे थे। एक औरत अधेड़ उम्र की थी, यानी अधेड़ औरत अपने 4-5 बच्चों के साथ में खेत में काम कर रही थी। उसके वस्त्र थे वो इधर उधर हो रहे थे। वह कोई और नहीं थी, वह बुधिया ही थी। तब जाकर के यानी अधेड़ उम्र में, यानी 50 साल के आसपास है, उसके बेनीपुरी जी से अंतिम मुलाकात होती है। इस प्रकार से अपन ने माटी की मूर्ति की 12 रेखा चित्रों का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि प्रत्येक रेखा चित्र आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें अधिकांशतः यह है कि पात्रों के नाम ही ज़्यादातर पूछे जाएंगे, ये ध्यान में रखना। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।